हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग जहां तक कल पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। और कल हमने सीखा था कि किसी संधारित्र की में जो ऊर्जा संचित होती है वो किसके इक्वल होती है, U is equal to half CV square। U is equal to half CV square। क्लियर। कभी कभी सवाल में एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो है संधारित्र की ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व होता है। क्या बताना है, संधारित्र का विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। कभी कभी ये आ जाता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र हैं उनके प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें जो ऊर्जा घनत्व होगा वो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D। क्लियर। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D। और हम ये जानते हैं कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है, संधारित्र में संचित ऊर्जा वो क्या होती है, संधारित्र में संचित ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगा, U इज इक्वल टू क्या बताया गया आपको, कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर बताया गया। जी हाँ, बताया गया है, तो दिक्कत नहीं है। इसलिए U इज इक्वल टू हाफ C की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D इंटू V स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं लोग। इसलिए U इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर U इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, हाफ इंटू एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D इंटू V स्क्वायर। अब यदि विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, विद्युत क्षेत्र E है, किसका विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या है, E है। यों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो V इज इक्वल टू किससे होगा, E इंटू D। ये बताया जाता है V इज इक्वल टू किसके होगा, E इंटू D। ये बताया जा चुका, नहीं बताया जा चुका है।
और v इक्वल टू इंटू डी इसमें रख देंगे अगर आप तो क्या मिलेगा, इसलिए u इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन 0 a अपॉन b इंटू v स्क्वायर, v यहाँ पर आप क्या रखने जा रहे हो, इंटू डी रख रहे हो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहां से एक डी से एक डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए u इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में नहीं आ रही है, एप्सिलॉन 0 और यहां पर क्या हो जाएगा, e स्क्वायर इंटू e। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ आई नहीं आई। अब ये जो AD है इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी u इंटू AD, सॉरी u अपॉन AD, ये बड़े क्या होगा बटे में, तो u अपॉन AD इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, बात में आएंगे आगे। तो u क्या है, ऊर्जा है, और a इंटू डी क्या है, आयतन है। आप जानते हैं कि जब क्षेत्रफल में क्या करते हैं, ऊंचाई से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या मिल जाता है, आयतन मिल जाता है। तो a इंटू डी क्षेत्र की दूरी क्या मिल जाएगा, आयतन मिल गया, क्या मिल गया, आयतन। तो ये क्या था, u था ऊर्जा, और नीचे क्या है, आयतन। तो जब आयतन से ऊर्जा को भाग देंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, एकांक आयतन की ऊर्जा। क्या बोलेंगे, एकांक आयतन की ऊर्जा बोलेंगे। यहां पर क्या था, u क्या है, ऊर्जा है, और AD क्या है, आयतन है। तो जब u बटे AD किया अर्थात आयतन से ऊर्जा को भाग दिया तो क्या मिला, एकांक आयतन की ऊर्जा मिल गई कि नहीं मिल गई। तो इसलिए एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा बराबर क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन 0 u स्क्वायर हो गया। बात समझ नहीं आ रही, लिख देंगे जहां a इंटू डी क्या है, आयतन है, जहां a इंटू डी क्या है, आयतन है। लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, लिख देंगे जहां a इंटू डी इज इक्वल टू आयतन। ये बात क्लियर हो गई होगी, ऐसे लिख लेंगे। तो एकांक आयतन की ऊर्जा ही क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व। जैसे आप कहते हो कि घनत्व बराबर किसको होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये तो जानते हैं आप। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे घनत्व कहते हैं। तो उसी से रिलेट कीजिए कि एकांक आयतन की जो ऊर्जा होगी उसे कौन सा घनत्व तो है, लेकिन कौन सा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है। क्या कौन सा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है। और ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से दिखाएंगे, लिखेंगे अतः ऊर्जा घनत्व u इज इक्वल टू स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया। क्लियर हो गई, बात समझ आ गई है। अब अगर यदि प्लेटों के बीच क्या हो, प्रावैधिक पदार्थ हो, और उस प्रावैधिक पदार्थ का प्रावैधतांक क्या हो, k हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी लिखेंगे यदि संधारित्र के बीच कोई प्रावैधिक हो, जिसका प्रावैधतांक
मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि जैसे हम आपको बताया कि धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट से धारिता की धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन d होती है कि नहीं होती है? जी हाँ होती है। लेकिन जब उनके बीच कोई प्रावैधिक पदार्थ रख दिया जाता है तो जो धारिता C होती है वो क्या होती है, K एप्सिलॉन 0 A अपॉन d, यानी धारिता में K से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए यहाँ पर भी K से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होगी मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। और वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में जानना है। वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ, ये वाला ग्राफ नहीं है जो ग्राफ आपकी स्क्रीन नहीं, ग्राफ जनरेटर। इसके बारे में जानेंगे। तो वन डे ग्राफ एक साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, एक ऐसा यंत्र तैयार किया, एक ऐसा जनरेटर तैयार किया जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से अति उच्च विभव जैसे कि मिलियन वोल्ट का विभव क्या किया जा सकता है, के द्वारा किसी आवेशित कण को क्या किया जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है, एक्सेलरेट किया जा सकता है। वन डे ग्राफ ने क्या किया, वन डे ग्राफ ने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसकी सहायता से लगभग मिलियन मतलब समझ लो 10 लाख 10 पावर 6 वोल्ट, 10 पावर 6 वोल्ट। क्लियर हो गया? बात सुनाएंगे। तो लगभग 10 मिलियन वोल्ट से किसी भी आवेशित कणों को क्या किया जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है। लेकिन वन डे ग्राफ ने ये जो मशीन बनाया, इसके बारे में पहले से बना लिया मैंने, ये यंत्र का एक सूक्ष्म रूप है जो आपको दिख रहा है, इसके बारे में हमने कहा समय बचाने के लिए मैंने पहले ये चित्र बना लिया है। तो यहां पर आपको ये जानना है कि वन डे ग्राफ ने ये जो जनरेटर बनाया, ये जो जनित्र बनाया, वो किस सिद्धांत पर बनाया। तो दो बातों पर उन्होंने जो है चर्चा की और उन दो सिद्धांतों पर ही उन्होंने क्या किया, इस जनरेटर को बनाया। तो आइए हम लोग पहले उन दो सिद्धांतों को जानेंगे। तो इसमें वन डे ग्राफ जनरेटर में एक हेडिंग डालेंगे, इससे लिखेंगे क्या, सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पर ये कार्य कर रहा है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें मानते हैं कि एक ये गोलीय कोश है, गोलीय कोश है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है। तो जब इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया जाएगा तो वो क्या होगा, एक समान रूप से इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। हो जाएगा कितना आवेश, कैपिटल क्यू आवेश। क्लियर हो रहा है? अब गास के अनुप्रयोग में कुछ टॉपिक छोड़ दिए गए थे, लेकिन उसमें वो चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि अगर कोई गोलीय कोश है और उस पर, उसके पृष्ठ पर कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो वो इस तरह से व्यवहार करता है कि
जैसे कि उसका समस्त आवेश कहां पर केंद्रित है, उसके केंद्र पर केंद्रित है। ये इस तरह से व्यवहार करता है, मेरी बातों को सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित आवेश इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे उसका समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो इस आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा बड़े वाले गोले पर, जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा? वी आर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन R। ये बात हो गई, समझ में आ गया? समझ नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे कि माना, सिद्धांत में क्या लिखेंगे आप? माना एक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, को Q आवेश देने पर यह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। क्या जाता है? वितरित हो जाता है। एक समान रूप से क्या जाता है? वितरित हो जाता है। और यह इस तरह व्यवहार करता है, इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे इसका समस्त आवेश क्लियर, उसके केंद्र पर बात समझ आई है? ठीक, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या किया जा रहा है कि एक स्मॉल r त्रिज्या का एक ठोस किसी तरह से इसके भीतर, कल्पना की जा रही है कि यदि किसी तरह से इसके भीतर एक चालक रख दिया जाए जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है, और इस पर जो आवेश है वो क्या है? Q है। इस पर जो आवेश है वो क्या है? Q है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई समस्या तो नहीं हो रही है? ठीक, क्या किया गया? यह माना गया कि किसी प्रकार से स्मॉल r त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक
जिस पर आवेश Q है इसके केंद्र पर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक को जिस पर आवेश स्मॉल q है, आवेश स्मॉल q है, वो इसके केंद्र पर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसके केंद्र पर रख दिया जाता है। क्लियर? बात समझ आ गई, नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। तो अब शुरू करते हैं। अतः VR इज इक्वल, VR का मतलब क्या होगा, ये R त्रिज्या वाला जो गोलीय कोश है इस पर विभव, तो इस पर विभव कैसे निकलेगा, इस पर विभव कैसे निकलेगा, पहला तो किसके कारण, पहला तो इस आवेश Q के कारण, इस आवेश Q के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, प्लस ये आवेश क्यों है, इससे इसकी दूरी कितनी होगी, फिर कैपिटल R होगी, बाहर पर इसकी दूरी कितनी होगी, इसके केंद्र से कितनी होगी, कैपिटल R होगी कि नहीं होगी। इसके कारण यानी इस स्मॉल q वाले आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपान कैपिटल R, स्मॉल q अपान कैपिटल R। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये किसकी बात हो गई, बड़े वाले। फिर से सुनिए, बड़े वाले के लिए जब बात करेंगे यानी गोलीय कोश के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ पर आवेश कितना है, डिस्टेंस कितना है, R है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R हो गया। और इसके लिए जब बात करेंगे यहाँ पर चार्ज कितना मानेंगे, स्मॉल q चार्ज यहाँ पर है, उससे इसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ठीक, अब VR का मतलब क्या होगा, यानी यहां इस छोटे गोले चालक पर का विभव तो किसके कारण फिर होगा, पहले कैपिटल Q के कारण भी होगा और स्मॉल q के कारण भी होगा। तो कैपिटल Q के कारण अभी हमने बताया है, अभी लिखा भी है कि कैपिटल Q इस तरह व्यवहार करता है कि जैसे इसका समस्त आवेश कहां पर केंद्रित हो, इसके केंद्र पर केंद्रित हो। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल R हो गया। तो जब कैपिटल R हो गया तो कैपिटल Q के कारण यहां पर जो विभव उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, इनटू कैपिटल Q अपान R। ये बात समझ नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस स्मॉल q से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इस आवेश से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल r, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपान स्मॉल r। ये बात समझ नहीं आ गई? तो गोले कोश, बड़े वाले गोले कोश का विभव समझ में आया कि नहीं है, आ गया होगा। छोटे गोले चालक का विभव समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। फिर से समझा दे, समझ में आ गया, फिर से समझ लीजिए, कैपिटल Q डिस्टेंस R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। स्मॉल q बात कितनी दूरी है यहां से इसकी, कैपिटल R, तो स्मॉल q अपान R। फिर जब यहां की बात कर रहे हैं तो इससे इसका डिस्टेंस कितना, कैपिटल R,
क्लियर। और इससे इसका डिस्टेंस कितना, स्मॉल आर तो स्मॉल क्यू अपान आर, यानी कैपिटल क्यू से डिस्टेंस ले रहे हैं और स्मॉल, चाहे पहले चालक के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे गोलीय कोश के बारे में बात कर रहे हैं, और चाहे चालक के बारे में बात कर रहे हैं, जो है दोनों आवेश के कारण विभव उत्पन्न होगा, कैपिटल क्यू के कारण भी और स्मॉल क्यू के कारण भी, और दोनों का से संबंधित जो डिस्टेंस है उसको लिख दिया गया है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो इतनी बात जब हो गई अगर आपको, तो यदि मैं क्या करूं, आपको इतना समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कि अगर VR माइनस VR निकाले, क्या निकाले, VR माइनस VR निकाले, VR माइनस क्या निकाले, VR, तो ये इक्वल होगा VR ये, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान R, फिर प्लस 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपान आर। क्लियर, तो दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया VR की वैल्यू। अब माइनस करेंगे VR का, तो ये जो प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस 1/4πε0 क्यू अपान आर, माइनस 1/4πε0 क्यू अपान आर, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपान, तो हो गया स्मॉल क्यू अपान। तो यहां से आप देखिए ये प्लस में और ये माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, नहीं आ गई, समझ आ गया, वो दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहां से देखते हैं, क्या देखते हैं आप, कि इसलिए VR माइनस VR इज इक्वल टू, यहां पर भी 1/4πε0, यहां पर भी 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, और क्यूब यहां पर भी, क्यों यहां पर भी कॉमन हो जाएगा, तो Q अपान 4πε0 ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/4πε0 क्यू कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहां पर 1/r माइनस 1/R। ये बात समझ नहीं आ गई, 1/R माइनस 1/R। अब देखिए, चूंकि R बड़ा है, R छोटा है कैपिटल R से, चूंकि स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है कि नहीं, जी हाँ निश्चित रूप से है। तो जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, इसलिए 1/R बड़ा होगा कैपिटल 1/R से। नहीं समझ, पहले समझ लीजिए, अलग से समझिए। जैसे 2 छोटा होता है 3 से, लेकिन अगर हम 1/2 करें तो 1/2 बड़ा होगा किससे, 1/3 से। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि R छोटा है 1/R से, लेकिन जब क्रम लेंगे तो 1/R बड़ा हो जाएगा 1/R से। और अगर ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1/R स्मॉल r में से 1/कैपिटल R को घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे अगर यहाँ पर 1/2 में से 1/3 को घटाएंगे तो प्लस में वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 1/6 मिलेगी कि नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पर भी अगर 1/R में से माइनस 1/स्मॉल r में से 1/कैपिटल R को घटाएं तो क्या मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, प्लस में आ गई कि नहीं आ गई। क्यों, यहाँ पर जो आवेश दिया गया, धन आवेश दिया गया है, लिया गया है कि नहीं लिया गया, जी हाँ लिया गया है। और 4πε0 ये भी प्लस में ही है, इसलिए VR माइनस, जब ये पॉजिटिव और ये बख्शिश के बराबर है, इसलिए VR माइनस VR 0 से बड़ा होगा। तो जब VR माइनस VR 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए यहां से पता चलता है कि VR कैपिटल बड़ा होगा
क्या हुआ, वी आर इज ग्रेटर देन किसके हो गया, वी आर। तो वी आर जब जो है वी आर के से पॉजिटिव हो गया, मतलब बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गोलीय चालक का जो विभव है वो गोलीय कोश के विभव से क्या है, अधिक है। तो क्या देखा आपने कि आपको यहां पर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बारे में पता नहीं है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यदि किसी गोलीय कोश के भीतर किसी गोलीय चालक को रखा जाता है तो उस गोलीय चालक का विभव ज्यादा होगा और उस गोलीय कोश का विभव क्या होगा, कम होगा। यानी वी आर इज ग्रेटर देन कैपिटल वी आर के, इसका मतलब हुआ कि इसका जो विभव है, गोलीय चालक का जो विभव है वो किससे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, गोलीय कोश के विभव से ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, जो आवेश का प्रवाह होगा वो गोलीय चालक से गोलीय कोश की ओर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको ये बताया जा चुका है कि आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है, ये सिद्धांत निकल करके आ रहा है कि जो है आवेश का प्रवाह क्या होगा, जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। और इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी गोलीय कोश के भीतर कोई गोलीय चालक है तो आवेश का प्रवाह, आवेश जो है, आवेश स्थानांतरित यहां से क्या होगा, गोलीय चालक से गोलीय कोश में होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको ये जाननी है, ये हो गया इसका पहला सिद्धांत, वॉन डे ग्राफ जनित्र का ये पहला सिद्धांत हो गया। यानी यहां से कि यहां से हमने सीखा कि स्मॉल आर त्रिज्या वाले जो चालक का जो विभव है वो कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोलीय कोश के विभव से ज्यादा है। यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है, चाहे क्यू का आवेश कितना हो और चाहे कैपिटल क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू चाहे जितना हो और चाहे कैपिटल क्यू कितना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि स्मॉल क्यू ज्यादा हो, कम हो और कैपिटल क्यू ज्यादा हो। ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हमने ये निष्कर्ष निकाला है तो यहाँ पर कहीं पर चार्ज के बारे में कोई बात हो रही है, जो निष्कर्ष निकल करके आ रहा है वो यहाँ से निकल करके आया और यहाँ पर केवल क्यू के चिन्ह के बारे में देखा गया कि क्यू का चिन्ह क्या होगा, क्यू कितना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब स्मॉल क्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं की स्मॉल क्यू की मात्रा कितनी है या कैपिटल क्यू की मात्रा कितनी है, तो जो मुख्य निष्कर्ष निकल करके आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जो अगर किसी गोलीय चालक गोलीय कोश के भीतर कोई गोलीय चालक रखा हुआ है तो आवेश का जो प्रवाह होगा वो गोलीय चालक से गोलीय कोश की ओर होगा, चाहे गोलीय चालक पर चाहे जितना आवेश हो और चाहे गोलीय कोश पर भी कितना आवेश हो, आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत ये है कि जिस सिद्धांत पर वॉन डे ग्राफ जनित्र कार्य कर रहा है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। और दूसरा सिद्धांत ये है कि आपको ये जानना है कि आवेश का जो क्षरण होता है, आवेश का क्षरण नुकीले सिरों से तेजी से होता है। आवेश का क्षरण चालक के नुकीले सिरों से तेजी से होगा। आवेश का क्षरण चालक के नुकीले सिरों से तेजी से होगा। यानी अगर कोई चालक है और उस पर आवेश है तो उस आवेश का जो क्षरण होगा वो नुकीले सिरों से तेजी से होगा। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है। तो ये दो सिद्धांत हैं जिस पे वॉन डे ग्राफ जनित्र कार्य करता है। अब इसकी क्रियाविधि को देखिए कि वो कैसे कार्य करता है, उसको समझिए।
लिखेंगे नहीं, केवल समझा देंगे। ये आपका काम है, उसको लिखिए, ये आपका काम है, उसको लिखिए। देखिए यहाँ पर वन डे ग्राफ जनित्र का वो बना हुआ है, यहाँ पर दो घिरनी बनी हुई है, नाम लिख देंगे। मान लेंगे कि घिरनी P1 है, दूसरी घिरनी क्या है, P2 है। क्लियर? और यहाँ पर एक कंघा है C1 और एक कंघा है C2। ये कंघे हैं C1 और C2, दो कंघे हैं। और इस कंघे में इसको जो है, और इन दोनों घिरनियों के बीच क्या लगा हुआ है, एक पट्टा लगा हुआ है। और ये पट्टा मूव किससे कर रहा है, मोटर के द्वारा। और यहाँ पर ये जो विद्युत ये विद्युत रोधी स्तंभ लगाए हुए हैं, ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, इस पर ये मूव कर रहा है। तो कैसे एक कार्य करता है, देखिए आप। पहली बात, ये कंघा क्यों इस्तेमाल किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बताया गया कि आवेश का क्षरण चालक के नुकीले सिरों से तेजी से होगा। तो नुकीले सिरे बनाने के लिए यहाँ पर जो है क्षरण को तेजी से क्षरण होने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, चालक को नुकीला लिया गया है, कंघे को नुकीला लिया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नुकीला लिया गया है। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत ये है, अभी आपके समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ से डीसी या डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, या उसका मतलब वोल्टेज जो है दिया जा रहा है, डिस्ट वोल्टेज दिया जा रहा है इसके द्वारा। डिस्ट वोल्टेज क्या होता है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके द्वारा इस पे यहाँ पर क्या होता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। कंघे C1 पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और कंघे C1 पर जैसे ही चार्ज उत्पन्न होता है तो ज्यादा चार्ज होता है, तो आवेश का क्षरण होता है। और क्षरण होता है तो क्षरण के द्वारा इस पट्टे के सहायक वो आवेश यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जब वो आवेश यहाँ पर पहुंचते हैं तो कंघे C2 द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, और इसके बाहरी उस पर क्या हो जाते हैं, ये एक समान रूप से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो क्या देखा आपने, क्या देखा कि इस पर आवेश बढ़ता रहेगा, आवेश बढ़ता रहेगा, लेकिन इससे आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा, भले ही इस पर कितना ही आवेश क्यों ना हो जाए। और ये उस पहले सिद्धांत को बता रहा है कि आवेश का स्थानांतरण सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, भले ही ऊपर वाले, ये देखिए गोले को इस तरह है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, भले ही ऊपर वाले कोष पर कितना ही आवेश उत्पन्न ना हो। तो देखा आपने, इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर चार्ज क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिसके द्वारा जिस क्रिया द्वारा इसको जो है त्वरित किया जाता है। इस थ्योरी पर वन डे ग्राफ जनित्र कार्य करता है। और जो दो सिद्धांत बताए हैं वो सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे कार्य करता है समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए। ये जो है पहले कंघे C1 को कुछ भी हो दिया गया, जिसके कारण आवेश इस पर आ गया, पट्टे पर आ गया, पट्टे पर इस मोटर के साथ घुमाने पर ये पट्टा धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर पहुंचने पर कहां पर पहुंचा, C2 पर पहुंचा। C2 द्वारा इसको क्या कर लिया गया, आकर्षित कर लिया गया, और आकर्षित करने के बाद एक समान रूप से बाहरी उस पर क्या हो गया, क्या हो गया, फैल गया। इस थ्योरी पर ये कार्य करता है। और बस इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, सिद्धांत बेहतर समझ में आया